नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की उस रोमांचक यात्रा की। वो यात्रा जहां उसने खुद को परखना सीखा, खुद को समझना सीखा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आलोचना आखिर है क्या। देखिए, आम तौर पर हम सोचते हैं कि आलोचना मतलब कमियां निकालना, है ना। पर साहित्य में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये दरअसल किसी भी रचना का एक बैलेंस्ड, एक निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, जहां गुण और दोष दोनों को देखा जाता है। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे कि कैसे हिंदी आलोचना ने अपनी जड़ें जमाई और कैसे वो आज के मॉडर्न रूप तक पहुंची। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि साहित्यिक आलोचना आखिर सिर्फ तारीफ या बुराई करने से कितनी अलग है। मतलब इसका असली मकसद ये नहीं है कि बस कह दिया हाँ ये अच्छी है या ना ये तो बेकार है। नहीं, इसका असली मकसद है किसी भी रचना को बहुत गहराई से, बिना किसी भेदभाव के समझना और उसका विश्लेषण करना। तो सवाल उठता है कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ? भाई, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन क्लासिकल शास्त्रीय परंपराओं में जिन्होंने हिंदी सोच को शुरुआती आकार दिया। तो होता ये था कि सदियों तक हिंदी साहित्य को जांचने परखने के जो भी पैमाने थे, वो सब संस्कृत काव्य शास्त्र से आते थे। मतलब फोकस किस पर था? रस पर, यानी इमोशनल इम्पैक्ट क्या है, छंद पर, यानी मीटर और रिदम कैसी है, और हाँ, अलंकार, यानी भाषा कितनी सजी संवरी है। ये टाइमलाइन एक तरह से पूरी कहानी को संक्षेप में दिखाती है। संस्कृत काव्य शास्त्र से शुरू होकर भक्ति काल, रीति काल से गुजरते हुए भारतेंदु युग और फिर द्विवेदी युग तक का ये पूरा सफर। रीति काल के इस फोकस को समझने के लिए केशव दास का ये दोहा एकदम परफेक्ट है। वो कह रहे हैं कि कविता एक स्त्री की तरह है, भले ही वो कितनी ही अच्छी और सुंदर क्यों ना हो, लेकिन बिना गहनों के, यानी बिना अलंकारों के वो सुंदर नहीं लगती। मतलब सारा जोर सजावट पर था। अब आते हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां एक नई टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। देखते हैं कि इसने साहित्यिक दुनिया में कैसे एक क्रांति ला दी। जरा सोचकर देखिए, प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ? पत्रिकाएं छपने लगीं और पहली बार लेखकों और पढ़ने वालों को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म मिला अपने विचार रखने का। बस यहीं से आधुनिक हिंदी आलोचना की असल शुरुआत हुई। तो इस शुरुआती दौर में आलोचना हमें 3 शक्लों में दिखाई देती है। एक तो थे सैद्धांतिक ग्रंथ जो पुराने काव्य नियमों को ही समझाते थे। दूसरे थे टीकाएं, मतलब पुराने क्लासिक टेक्स्ट पर एक्सप्लेनेशन और कमेंट्री। और तीसरे थे कवि परिचय, जहां किसी लेखक के बारे में बताते हुए उसका एक छोटा सा क्रिटिकल असेसमेंट भी दे दिया जाता था। और अब आता है वो दौर जिसे हम विकास का युग कह सकते हैं। ये वो समय था जब एक शख्सियत ने सामने आकर पूरे सीन को ही ऑर्गेनाइज कर दिया। और वो शख्सियत थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, सरस्वती पत्रिका के जरिए वो सिर्फ एक एडिटर नहीं थे, वो एक टीचर थे, एक गेटकीपर थे। उन्होंने भाषा को, सोच को, सबको एक स्टैंडर्ड दिया और इसी ने उस पूरे युग की दिशा तय कर दी। द्विवेदी जी के समय में आलोचना में बहुत वैरायटी आई। अब सिर्फ पुरानी संस्कृत वाली परंपरा नहीं थी, अब तुलनात्मक आलोचना होने लगी। मतलब 2 कवियों को आमने सामने रखकर देखना। रिसर्च बेस्ड क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। लोगों को लेखकों और उनकी किताबों से परिचित कराने वाली परिचयात्मक आलोचना भी आई। और द्विवेदी जी का महत्व कितना था, इसका अंदाजा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने खुद माना कि अगर द्विवेदी जी न होते तो हिंदी भाषा जैसी अव्यवस्थित और ऊटपटांग चल रही थी, वो शायद ही सुधर पाती। तो द्विवेदी युग में जो ये नई एनर्जी आई, उसने माहौल ही बदल दिया। अब लिटरेरी वर्ल्ड में जबरदस्त बहसें होने लगीं, नई नई खोजें हुईं और आलोचना को एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनाने की कोशिशें तेज हो गईं। इसका सबसे मजेदार और फेमस एग्जाम्पल है देव बनाम बिहारी की महान बहस। ये एक लिटरेरी जंग जैसी थी। एक तरफ कृष्ण बिहारी मिश्र थे जो कह रहे थे देव बड़े कवि हैं, तो दूसरी तरफ लाला भगवान दीन थे जो बिहारी को बड़ा बता रहे थे। इस बहस ने उस समय सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अच्छा, इन बहसों के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल काम भी हो रहा था और इसमें सबसे बड़ा नाम है नागरी प्रचारिणी सभा का। 1893 में बनी इस सभा ने जो काम किया वो कमाल था। पुरानी खोई हुई पांडुलिपियों को ढूंढना, उन्हें पब्लिश करना, इसी से रिसर्च बेस्ड क्रिटिसिज्म की नींव मजबूत हुई। और एक और जरूरी बात हो रही थी, पश्चिम से भी नए विचार आ रहे थे।
पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म या एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन जैसे बड़े वेस्टर्न क्रिटिकल वर्क्स का हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। इससे हिंदी सोच को एक नया नजरिया मिला, नए टूल्स मिले। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो पूरा दौर था, भारतेंद्र युग से लेकर द्विवेदी युग तक, ये सब मिलकर एक स्टेज तैयार कर रहा था, एक मजबूत मंच जिस पर हिंदी आलोचना के सबसे बड़े नायक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एंट्री होने वाली थी। और इन शुरुआती आलोचकों का साहस भी देखने लायक था। जैसा डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री ने कहा है, कालिदास जैसे क्लासिकल पोएट से लेकर उस समय की नई छायावादी कविता तक सबको एक ही तराजू पर तौलने की कोशिश करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत हिम्मत का काम था। तो नींव तैयार थी, औजार भी तेज हो चुके थे। अब सवाल बस ये था कि इस मजबूत बुनियाद पर हिंदी आलोचना की इमारत कैसी बनेगी? कौन होगा वो आर्किटेक्ट जो इसे इसकी सबसे शानदार शक्ल देगा? और इसी सवाल का जवाब लेकर आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल।